Hello learners. Today we are going to discuss lesson number 1 of History 7th class. Chapter name is Tracing Changes Through Thousand Year. Thousand Year में क्या क्या changes आए उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वॉज कंसीडर अ फॉरेनर इन द पास्ट. फॉरेनर किसको बोला जाता है पास्ट में. पास्ट क्या होता है? जो पुराना समय था, बीत गया है हमारा समय, वो उसमें किसको फॉरेनर माना जाता था. द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एन इंडियन. फॉरेनर जो टर्म है उसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जो इंडिया का नहीं है इन द मेडिवल पीरियड. मगर मेडिवल पीरियड क्या है? जो आपकी 7th क्लास की हिस्ट्री की जो बुक है वो सारी मेडिवल हिस्ट्री बोली जाती है. जो 6th क्लास की जो बुक थी ना, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ कर आए हो, उसमें सारी एंशंट हिस्ट्री है. ओके, तो 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री होगी. तो आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे. तो आपको मेडिवल हिस्ट्री है, जो मेडिवल पीरियड है, वो पीरियड है जिसको आप ये इस पीरियड को बोलते हैं जहाँ पे ये अंग्रेज़ों से पहले, और ये देखो जो अब हम इस समय पे जो रूलर्स हुआ करते थे, ये सब आ गया था. उस पीरियड को हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं. It was applied to any stranger who appeared, say in a given village, someone who was not a part of that society or a culture. तो एक विलेज में कोई स्ट्रेंजर, एक अजनबी जब कोई दिखता था ना उनको, और उनके कल्चर को, उनके सोसाइटी का नहीं होता था, उनकी सोसाइटी का पार्ट नहीं होता था, तो वो उसके लिए यूज़ करते थे वर्ड फॉरेनर. इन दिस सेंस अ फॉरेस्ट डिवेलर. एक फॉरेस्ट डिवेलर क्या होता है? रहने वाला. एक फॉरेस्ट में रहने वाला वो एक फॉरेनर है. फॉर अ सिटी डिवेलर, जो एक शहर में रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों का जो कल्चर है वो डिफरेंस है, और जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनका कल्चर डिफरेंस है. तो वो फॉरेस्ट में रहने वाला लोग, अगर कोई इंसान सिटी में आएगा तो वो एक फॉरेनर कंसीडर किया जाएगा. बट टू पीजन लिविंग इन द सेम विलेज. मगर जब टू पीजन, दो किसान सेम विलेज में रहते हों, मगर उनको हम फॉरेनर नहीं बोलेंगे, उनको अजनबी नहीं बोला जाएगा. इवन तो दे हैव हैड डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड. चाहे उनका जो रिलीजन है, कास्ट है, वो अलग अलग हो, हम उनके लिए फॉरेनर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज़ होगा? उसके लिए, जैसे कि फॉरेस्ट डिवेलर है, एग्जांपल अच्छे से दी गई है, इसको आप अच्छे से समझिए. देखो, फॉरेस्ट डिवेलर के लिए सिटी डिवेलर ये फॉरेनर है. मगर एक ही गांव में रहने वाले जो भी इंसान हैं, दो इंसान हैं, चाहे उनका जो रिलीजियस कास्ट बैकग्राउंड सेम नहीं है, तो वो फॉरेनर नहीं कहलाएंगे. तो आगे आ जाते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, तो ये देखते हैं. तो फर्स्ट इज वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है बच्चे? इंस्क्रिप्शन होता है जो इंस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि मेटल में, रॉक्स वगैरह में इंस्क्राइब किया जाता था. हमें कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला इस 700 पीरियड के बाद. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज उसके बाद भी हमें जो राजा होते थे, रूलर्स होते थे, वो जो भी बिल्डिंग बनाते थे उसके ऊपर वो इंस्क्रिप्शन करवाते थे. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सेकेंड इज मैरियाज asserted their political importance during this period. ये मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ध्यान से चेक कर लेना. ओके, तो ये पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थी इनकी इस पीरियड में. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. देन फॉरेस्ट डिवेलर वॉज सम टाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. भाई अब देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो अब देखो, पहले तो सभी, हम भी ना एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं ना, तो क्या होता है, हम सभी कहाँ पे रहते थे? फॉरेस्ट में रहा करते थे. धीरे धीरे इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया. अब
एग्रीकल्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़मीन और ज़्यादा चाहिए, हमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए तो फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। इसीलिए फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को उनको बाहर निकाल दिया जाता था फॉरेस्ट से, ताकि उसको ज़मीन को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सके। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आगे, सुल्तान गियासुद्दीन बलवान कंट्रोल असम, मणिपुर, कश्मीर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false. Then fill in the blanks. Archives are place where dash are kept. आर्काइव्स वो प्लेस होते हैं जिसमें क्या कैप्ट किया जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कैप्ट किए जाते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती हैं, जो हाथ से लिखा गया है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। तो 14th सेंचुरी के क्रॉनिकल कौन है, ज़ियाउद्दीन बरानी, ये 14th सेंचुरी के क्रॉनिकल हैं। डैश 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 एंड डैश were some of the crop introduced into the subcontinent during the period. Potatoes, corn, chilies, tea, coffee, ये सभी important crops हैं जो सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस की गई इस पीरियड में। कौन से पीरियड में, मेडिवल पीरियड में। सब कॉन्टिनेंट वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, जो इंडिया है, इंडिया का जो आज का इंडिया है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो पहले ये सारे पार्ट इंडिया का ही पार्ट होते, धीरे धीरे ये अलग होते गए, तो ये इनको सब कॉन्टिनेंट टर्म इनके लिए यूज़ की जाती है। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं जो इस पीरियड के साथ एसोसिएट करती हैं। सम नोटेबल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, वो हैं द यूज़ ऑफ पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। इरिगेशन के लिए, इरिगेशन क्या होता है, फसलों को पानी देना, इसके लिए पर्शियन व्हील का यूज़ किया जाता था। द यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग में काटने के लिए, बुनाई के लिए स्पिनिंग व्हील यूज़ किया जाता था, जिसको हम चरखा वगैरह बोलते हैं ना, वो वाला बच्चे। द यूज़ ऑफ फायर आर्म्स इन अ कॉम्बैट, तो फायर आर्म यूज़ किए जाते थे कॉम्बैट में, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता था। देन व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कौन कौन से रिलीजियस डेवलपमेंट हुई इस पीरियड में, कौन से पीरियड में, मेडिवल पीरियड में। सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट रिलीजियस डेवलपमेंट अकर्ड इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में बहुत सी डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई। द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़, न्यू डेटीज़ की वर्शिप करनी शुरू कर दी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स बनवाने, मंदिर बनवाने शुरू कर दिए गए बाय रॉयल्टी। रॉयल्टी जो राजा होते थे, रॉयल फैमिली होती थी, उन्होंने टेम्पल्स को बनवाना शुरू कर दिया। एंड ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मणास, ब्राह्मणास और प्रीस्ट, ये क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई एज अ डोमिनेंट ग्रुप इन अ सोसाइटी, और ये डोमिनेंट बन गए सोसाइटी में। वर द न्यू चेंजेस, तो ये सभी न्यू चेंजेस आए। जो ब्राह्मणास हैं, ब्राह्मणास इम्पॉर्टेंस ग्रू ड्यू टू देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। उनकी ब्राह्मण्स की ही ये इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और डोमिनेंस क्यों बढ़ गई थी, ये इसीलिए हो गया था, इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि उनको ज्ञान था, उनको नॉलेज थी, क्योंकि नॉलेज को पावर माना जाता है ना, तो नॉलेज थी उनको संस्कृत लैंग्वेज की, दैट्स वाई उनकी इम्पोर्टेंस थी सोसाइटी में। दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर, तो वो पैट्रोनाइज किए जाते थे, उनको रखा जाता था, राजा रखते थे अपने लिए, यानी कि अलग से एम्परर रखते थे उनको, पढ़े लिखों को एक सलाहकार के रूप में। द आइडिया ऑफ भक्ति एमर्ज अमंग पीपल, भक्ति मूवमेंट आई लोगों के बीच में। द मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स बॉट विद देम द टीचिंग ऑफ कुरान एंड द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम। तो जो मर्चेंट हैं, जो व्यापारी हैं, माइग्रेंट क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, माइग्रेंट करना, तो भाई एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के कारण हुआ क्या, तो वो कुरान है जो कि मुस्लिम की एक पवित्र किताब है, उसकी टीचिंग भी इंडिया में आ गई थी इस पीरियड में। आगे है, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरी। हिंदुस्तान जो टर्म है, ये समय समय पे इस टर्म को कैसे चेंज होता गया इस टर्म में।
it has been observed that language and its interpretation change with the change of time. तो ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, हिंदुस्तान वर्ड है, इसमें इंटरप्रिटेशन होते गए और इसमें चेंजेस होते गए. ये जो टर्म है हिंदुस्तान वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मिनहाज ए सिराज. तो किसने यूज़ किया था इस टर्म को सबसे पहले? मिनहाज ए सिराज ने 13th सेंचुरी में इस टर्म को, हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था, जो कि एक पर्शियन क्रॉनिकल थी. He with this term meant the area of Punjab, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. तो ये वो टर्म यूज़ कर रहे थे. किसके लिए टर्म यूज़ कर रहे थे? वो जो आज का हरियाणा है, पंजाब है, और जो गंगा एंड यमुना जो हमारी रिवर्स हैं, इनमें बीच का जो भी जितना भी एरिया है, उसके लिए जो पर्टिकुलर टर्म है हिंदुस्तान, वो यूज़ कर रहे थे. कौन? मिनहाज ए सिराज. आगे, it was used in a political sense of a land discontinued consisting a part of a dominance of the Delhi Sultan. तो ये जो पॉलिटिकल सेंस में इसको यूज़ किया जाता था इस लैंड के लिए, जो कि दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली में जो सुल्तान थे, जितना एरिया उसके अंडर कब्जे में था, उसको भी पॉलिटिकल सेंस में वो माना जाता था. ये हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया जाता था उसके लिए. To the term are shifted with the extent of the sultanate, but it never include a South India. तो साउथ इंडिया, जैसे कि आपको पता होगा हमारी इंडिया का ये जो मैप है ऐसे लाइक ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाहती हूँ. तो यानी कि देखो ये हमारा आज का इंडिया है ना, तो ये इतने पोर्शन को ही इंक्लूड करते थे, हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया जाता था. ये जो साउथ वाला है ना, ये वाला हिस्सा, इसको वो कंसीडर नहीं करते थे. जो भी क्रॉनिकल थे, जो वर्ड यूज़ कर रहे थे, इसके लिए हिंदुस्तान यूज़ किया जा रहा था वर्ड. तो उसके बाद क्या होता है? लेटर द 16th सेंचुरी में बाबर होते हैं वाइल यूजिंग दिस टर्म. तो वो जब इस वर्ड को यूज़ कर रहे थे, मेंट द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर. फौना क्या होता है? वहाँ में जो रहने वाले जीव जंतु हैं. कल्चर है उस सब कॉन्टिनेंट में जितना भी फ्लोरा फौना है, जोग्राफिकल एरिया और कल्चर, उसमें रहने वाले लोगों को सभी सब कॉन्टिनेंट एरिया में रहने वाले लोगों के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया. किसने? बाबर ने. ओके. 14th सेंचुरी के एक पोइट थे जिनका नेम था अमीर खुसरो. ऑल्सो यूज द टर्म हिंद. तो उन्होंने भी टर्म यूज़ की. कौन सी टर्म यूज़ की? उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया और ऑलमोस्ट इन द सेम सेंस. और वो भी ये जो वर्ड है हिंद, वो सेम टर्म में यूज़ करते हैं, सेम सेंस में यूज़ करते हैं. द रिमार्केबल पॉइंट इज़ दैट while the idea of geography and the culture entity like India did exist. तो क्या ये जो रिमार्केबल पॉइंट है, जब ये जोग्राफी और कल्चर एंटिटी की अब हम बात करते हैं, इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग. मगर ये जो हिंदुस्तान वर्ड है, इसमें कल्चरल एंटिटी की बात तो होती है, कल्चरल और जोग्राफिकल एंटिटी की बात होती है, मगर बच्चे इसमें पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग ये इसके साथ कैरी नहीं करता हिंदुस्तान टर्म के साथ. दैट वी एसोसिएट विद इट टुडे. जो आज का हिंदुस्तान हम मानते हैं भाई ये हिंदुस्तान है. ओके. तो ये फ़र्क है. हिंदुस्तान जो वर्ड है इसका समय समय पे इस तरह से चेंजेस होते गए, इंटरप्रिटेशन होता गया. हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड. जो जातीज के अफेयर हैं वो कैसे रेगुलेट किए गए? जातीज वर द सबकास्ट्स which were grouped on the basis of economy and social status. जातीज वो सब कास्ट माना जाते हैं जिनको ग्रुप किया गया, अलग ग्रुप बना दिए गए. किसके बेस पे बनाए गए हैं वो ग्रुप? इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस के ऊपर. दे वर रैंक्ड एज पर देयर बैकग्राउंड. और ये जो इनको रैंक दिया गया है, कैसे रैंक दिया गया है? एज पर देयर बैकग्राउंड. कैसा उनका बैकग्राउंड है, कैसा उनका ऑक्यूपेशन है. रैंक्स वर नॉट अ फिक्स्ड परमानेंटली. ये जो रैंक्स हैं इनको परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया. दे वेरीड एज
but the power, influence and resource controlled by the member of जातीज। तो ये जो पावर है दे वेरिड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस है। तो ये जो जातीज हैं ये पावर में अलग अलग थी, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम है, और ये अलग अलग रिसोर्स को कंट्रोल करते थे जो जातीज के मेंबर्स हुआ करते थे। हैंस द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम द एरिया टू एरिया। तो एरिया टू एरिया भी एक जाति में उनके स्टेटस में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एंड योर ऑन सिस्टम ऑफ रूलिंग, और उनके रूल करने के तरीके में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। दे फ्रेम देयर ऑन रूल एंड रेगुलेशन, वो अपने ही रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं फॉर मैनेजिंग द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर, ताकि जो मेंबर्स हैं उनके कंडक्ट को मैनेज किया जा सके। एन असेंबली ऑफ एल्डर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग दिस रेगुलेशन। जो एक असेंबली है एल्डर्स की, जिसमें बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। दिस असेंबली ऑफ एल्डर वॉज कॉल्ड द जाति पंचायत। ये जो बड़ों की जो असेंबली होती है उसको जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है। बट जाति वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ देयर विलेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति के रूल ही फॉलो करने हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसको उस विलेज में, जिस विलेज में वो रह रहा है या रह रही है, उसको वो वाले रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन? तो पैन रीजनल एम्पायर ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या है? तो बहुत अच्छे से समझेंगे। ये जो टर्म है पैन रीजनल was used in the sense of area of empires spanning diverse region। तो देखो एम्पायर है, ये उस एम्पायर के लिए यूज़ किया जाता है जिसका जो एरिया है, रीजन है, वो बहुत डाइवर्स हुआ है, बहुत दूर दूर तक उसका एम्पायर फैला हुआ है, एक पर्टिकुलर जो एम्परर है उसका। द डायनेस्टी, जैसे कि डायनेस्टी है कौन कौन सी, चौलास, खिलजी, तुगलक, मुगल्स, ये इनके जो एम्पायर थे उनके बड़े बड़े एम्पायर थे, पैन रीजनल एम्पायर थे। तो नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। मगर ऐसा नहीं हम बोल सकते ये जो सभी एम्पायर्स हैं वो इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल थे। जैसे कि मुगल्स के बारे में आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, उसमें मुगल्स में क्या है, मुगल्स देखो कितने लंबे समय तक वो एक ही जो डायनेस्टी है, एक ही यानी कि फैमिली रूल करती है। तो कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ अनसक्सेसफुल रहे। बट पान रीजनल रूल ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ द रीजन। मोस्ट ऑफ द रीजन्स across the subcontinent were left with the legacy of the big and small state that had ruled over them। तो होता क्या है बच्चे, तो एरिया बहुत बड़ा है ना, जिसके ऊपर उन्होंने क्या करना है, सब कॉन्टिनेंट वर्ड के आपको मैं समझा चुकी हूँ। तो इतने बड़े के ऊपर क्या रूल करना इजी नहीं है, तो बड़े में छोटे छोटे एरिया में उसको बांट दिया जाता है। द एमर्जेंस ऑफ मैनी distinct and assured traditions in governance, the economy, elite cultures and languages were some of the prominent factors that took place as a result of pan-regional rules। तो ये देखो, वैसे इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आपको समझा देती हूँ। द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड अ शेयर ट्रेडिशन, ये जो एमरजेंस हो रही थी डिस्टिंक्ट और शेयर ट्रेडिशन की एक गवर्नेंस में, द इकोनॉमी एलाइट कल्चर, तो इकोनॉमी एलाइट कल्चर एक इंट्रोड्यूस हुआ, एमर्ज हो रहा था, लैंग्वेज पर बेस्ड, लैंग्वेज के बेस्ड वर्ड, सम ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर, ये सभी प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक पैन रीजनल रूलर्स की फीचर्स बोल सकते हैं हम, फैक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के। देन व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज़ करने में जो हिस्टोरियंस हैं उनको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
manuscripts in early days were हैंड रिटन। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो क्या है, वो पहले हाथ से लिखी जाती थी। अ राइटर यूज्ड पाम लीव्स एज अ पेपर फॉर राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो राइटर्स हैं, लिखने वाले हैं, वो ज़्यादातर पाम लीव्स के ऊपर ही लिखा करते थे। द हिस्टोरियन यूज टू कॉपी डाउन दोज मैन्यूस्क्रिप्ट। जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या करते थे, वो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको कॉपी कर लेते थे। ओके अब कॉपी, पहले तो प्रिंटिंग मशीन नहीं थे ना, इसीलिए कॉपी ही करना पड़ता था। डिफरेंट हिस्टोरियन प्रेजेंटेड देयर विजन इन देयर ऑन वे, एज मैनी ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस वर बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, अब मैं क्लास में भी समझाती हूँ कि बच्चे होता क्या है, डिफरेंट जो हिस्टोरियंस होते हैं, हर एक का जो राइटिंग अलग अलग होती है ना, तो राइटिंग अलग अलग होने के कारण क्या होता है, कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आते, कुछ वर्ड्स और सेंटेंस समझ में नहीं आते, तो क्या करते हैं वो, दे कॉपीड व्हाट दे अंडरस्टूड, जैसा भी उनको समझ में आता है वो वैसा लिख देते हैं। लेटर इट वॉज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज विच वन वॉज द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। तो उसके बाद ये पता लगाना कि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट कौन सी है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हिस्टोरियन इंटरप्रेट द फैक्ट्स as per the manuscript which they got. Hence we find a number of facts with a different illustration in history. क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इलिस्ट्रेशन है, इसीलिए ये सभी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है हिस्टोरियंस को। हाउ डू द हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड? डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो? यस, तो हिस्टोरियंस ने ये पीरियड में कैसे डिवाइड किया है पास्ट को, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में देखेंगे। टाइम इज़ नॉट जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर फॉर अ हिस्टोरियंस ऐसे नहीं देखते कि भाई समय गुजर रहा है घंटों में, दिनों में, सालों में। Instead, it is a reflection of a social, economical and cultural and religious changes that occur through the ages. तो ये क्या होता है, तो जो टाइम है पास्ट है उसमें रिफ्लेक्शन आती है किसकी, एक सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चर एंड रिलीजियस चेंज की, कैसे कैसे समय समय पे सोसाइटी में चेंज आ रही हैं, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, कल्चर में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, रिलीजियस में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। और डिवीजन ऑफ द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट पीरियड, दो ये देखो क्या है, अब ये जो डिवीजन कर दी गई है बड़े बड़े सेगमेंट में पास्ट की पीरियड में, तो इससे क्या होता है, मेक इट इजी टू स्टडी टाइम फॉर हिस्टोरियंस। तो ये जब हम पास्ट को, हिस्ट्री को बड़े बड़े सेगमेंट और पीरियड में डिवाइड कर देंगे तो ये हिस्टोरियन के लिए स्टडी करना ईजी हो जाएगा। ब्रिटिश हिस्टोरियन इन द मिडल of the 19th century divide time into three parts. जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने जो टाइम है, हिस्ट्री है, उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। 19th सेंचुरी में, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में उन्होंने डिवाइड किया था। थ्री पीरियड्स में कौन कौन से पीरियड्स हैं, वो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये थ्री पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड किया था। दिस डिवीजन वॉज made on the basis of the fact that no significant change other than the religion of the ruler could occur during this period. तो इससे क्या पता चलता है भाई, ये इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका ज़्यादा इतना महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक रूलर के रिलीजियस बेस्ड पे ही ये दिखाया गया। भी इस समय में भाई रिलीजियस ही बदल रहा था इस टाइम ऑफ पीरियड में, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस डिवीजन इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मगर ये जो डिवीजन है वो इग्नोर करती है जो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती थी। डाइवर्सिटी तो समझते हो ना, विभिन्नता पाई जाती थी। फ्यू हिस्टोरियन टेक दिस पीरियडाइजेशन इवन टुडे, मगर फिर भी बहुत से हिस्टोरियन ऐसे हैं जो ये जो पीरियडाइजेशन की गई है इसको अभी भी फॉलो करती हैं। ओके, वाइल most of them take the economic and the social factor into
into account in order to characterize the major element of a different movement of the past। मगर बहुत से जो historians हैं वो इसको नहीं मानते, ये जो डिवीजन की है इसको नहीं मानते। वो बोलते हैं कि सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स के बेस्ड वो इस एलिमेंट्स को देखते हैं, पास्ट के सभी मूवमेंट्स को देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 1000 years हैज़ सीन कंसिडर्ड चेंज। तो कैसे कैसे ये हिस्ट्री में चेंजेस आए इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, वो देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ 16th century, इसीलिए 16th century में क्या हुआ, वॉज नॉट द सेम एज 18th century। हमें पता है जो 16th century में हुआ वैसा ही, ऐसा नहीं है कि सेम वैसा ही 18th century में हो रहा है, नो। और 8th और 11th century में नहीं, यानी कि कितना फ़र्क है सेंचुरी की सेंचुरी। आप फ़र्क देखो, धीरे धीरे होता है तो बहुत ज़्यादा 100 year में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए हिस्टोरियन टू डिस्क्राइब द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट। ये देखो, इसीलिए हिस्ट्री को एक ही यूनिट में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो इसके लिए हमें इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हिस्ट्री को। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ये जो मैंने लेक्चर बनाया है, वीडियो बनाई है, ये 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। आई होप ये मेरी वीडियो बनाई हुई बच्चों को हेल्प करेगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।